प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज आपको मैं कीन्स का रोजगार व आय सिद्धांत में आगे बताऊंगी। इससे पहले आपको मैं 3 भाग तक बता चुकी हूँ, आज भाग 4 लेते हैं। इसमें आज हम लेंगे आय निर्धारण की द्वितीय विधि। द्वितीय विधि उपभोग व विनियोग अर्थात C+I वक्र के 45 डिग्री रेखा से कटाव से या समग्र मांग C+I के समग्र पूर्ति C+S के समान होने पर आय का निर्धारण, इस संबंध में हम विवेचन करेंगे। तो 45 डिग्री की रेखा को हम C+S की रेखा भी कहा जाता है। C+I की रेखा समग्र मांग वक्र की तथा C+S की रेखा समग्र पूर्ति वक्र की सूचक होती है। इनके परस्पर कटाव का बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाता है, जिस पर आय का संतुलन स्तर निर्धारित होता है। अर्थात कुल मांग वक्र और कुल पूर्ति वक्र के कटाव से प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है और इस बिंदु पर आय का निर्धारण होता है। हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि सरकारी व्यय नहीं ले रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो ये डायग्राम है। इस रेखा चित्र में क्षैतिज अक्ष पर हम राष्ट्रीय आय ले रहे हैं और जो लंबवत अक्ष है इस पर समग्र व्यय ले रहे हैं, जो कि C+I तथा C+S के बराबर है। इसमें ये जो 45 डिग्री की रेखा है, ये 45 डिग्री की रेखा समग्र पूर्ति वक्र या C+S की रेखा कहलाती है, जो कि OP के द्वारा बताई गई है। इस 45 डिग्री रेखा की खास बात यह है कि जितनी दूरी लंबवत अक्ष पर होती है उतनी ही दूरी क्षैतिज अक्ष पर होती है। अर्थात इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर राष्ट्रीय आय और समग्र व्यय एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि ई बिंदु है, तो जो ई बिंदु है इस पर कुल आय कुल व्यय के बराबर होती है। जो C+ रेखा है, यह C रेखा उपभोग फलन को बताती है। इस C रेखा में अगर हम विनियोग को जोड़ दें तो ये C+I अर्थात समग्र मांग वक्र का द्योतक है। तो C+I है समग्र मांग वक्र और C+S रेखा है समग्र पूर्ति वक्र। समग्र मांग वक्र को कहते हैं एग्रीगेट डिमांड और संक्षेप में इसे AD भी कहते हैं, और समग्र पूर्ति को कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई और इसे AS भी कहते हैं। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, तो प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है ई, और इस प्रभावपूर्ण मांग के बिंदु ई पर राष्ट्रीय आय है OM। तो इस तरह से इस आय और व्यय विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं, जहां कुल मांग वक्र कुल पूर्ति वक्र को काटता है। इसके आगे यही सारी बातें मैं आपको संक्षेप में फिर बता रही हूँ। 45 डिग्री की रेखा की यह विशेषता है कि इस पर लंबवत दूरी उतनी ही होती है जितनी क्षैतिज दूरी होती है। 45 डिग्री रेखा आय रेखा भी कहलाती है। इसे C+S रेखा या समग्र पूर्ति वक्र भी कहते हैं। यह आय = व्यय की सूचक होती है। C+I वक्र उपभोग व विनियोग की वस्तुओं की कुल मांग को सूचित करता है। इसे समग्र मांग वक्र भी कहा जाता है। संतुलन बिंदु E उस स्थान पर निर्धारित होता है जहां C+I वक्र 45 डिग्री रेखा अर्थात समग्र पूर्ति वक्र C+S वक्र को काटता है। संतुलन की दशा में OM आय की मात्रा निर्धारित होती है। तो अब तक हमने 2 विधियां ली थी, एक थी बचत और विनियोग की विधि और दूसरी थी कुल मांग और कुल पूर्ति वक्र की विधि। और इन दोनों विधियों से हमें जो आय प्राप्त होती है वह एक समान होती है। तो इस प्रकार दोनों विधियों से एक सी मात्रा में आय निर्धारित होती है। दोनों विधियों में मूलतः समानता है, क्योंकि बचत व उपभोग जुड़वां बच्चों की भांति होते हैं। एक में बचत का उपयोग किया जाता है तो दूसरी में उपभोग का। C+I की विधि ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें G अर्थात सरकारी व्यय का समावेश करके इसे C+I+G की विधि में बदला जा सकता है। तो ये थी
राष्ट्रीय आय निर्धारण की 2 विधियाँ। इसके बाद हम लेंगे केंजियन रोजगार सिद्धांत का आरेखीय चित्र अर्थात स्केच डायग्राम। तो स्टोनियर व हैग ने एडी अर्थात समग्र मांग व एएस अर्थात समग्र पूर्ति वक्रों का चित्र सरल रेखाओं के रूप में प्रस्तुत किया है। इस रेखा चित्र में हम एक्स अक्ष पर ले रहे हैं रोजगार की मात्रा और वाई अक्ष पर ले रहे हैं प्राप्त राशियां या आय। इस रेखा चित्र में जो एएस वक्र है ये ओ से शुरू होकर के M1 बिंदु तक ऊपर की ओर उठ रहा है और M1 बिंदु के बाद ये लंबवत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि OP1 बिंदु पूर्ण रोजगार का बिंदु है और इस पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद यदि और उत्पादन बढ़ाया जाता है तो रोजगार तो नहीं बढ़ेगा लेकिन जो लागत है इसमें वृद्धि हो जाएगी। अतः M1 के बाद में AS अर्थात एग्रीगेट सप्लाई वक्र या कुल पूर्ति वक्र लंबवत हो जाता है। जो AD है ये है समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड वक्र। तो कुल मांग है AD, कुल पूर्ति है AS। ये दोनों एक दूसरे को M बिंदु पर काटते हैं तो संतुलन का बिंदु है M और ये M बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाता है। इस M बिंदु पर रोजगार की मात्रा है OP। अगर OP से कम रोजगार होता है तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि AS नीचे है और AD ऊपर है अर्थात लागत कम है आय अधिक है। जैसे OP2 रोजगार की मात्रा है तो यहाँ पर लागत है M2P2 और आय है M3P2 अर्थात M2 M3 के बराबर लाभ है। अतः उत्पादन बढ़ाया जाएगा और तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर नहीं हो जाती है। अतः M बिंदु संतुलन का बिंदु कहलाता है। लेकिन ये जो OP रोजगार का स्तर है ये अल्प रोजगार की स्थिति को बताता है। यदि हम पूर्ण रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो जो एग्रीगेट डिमांड या कुल मांग वक्र है यह शिफ्ट होकर के AD डैश हो जाता है। तो जो नया कुल मांग वक्र है AD डैश और कुल पूर्ति वक्र है AS, ये दोनों एक दूसरे को M1 बिंदु पर काटते हैं। तो पूर्ण रोजगार पर प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है M1 और यहाँ रोजगार की मात्रा है OP1 जो कि पूर्ण रोजगार का बिंदु कहलाता है। तो OP1 पूर्ण रोजगार का बिंदु है और यहाँ पर अनुकूलतम स्थिति हम देखते हैं। यही सारी बातें पुनः आपको बता देती हूँ। समग्र पूर्ति वक्र का संबंध न्यूनतम प्राप्त राशियों से होता है जबकि समग्र मांग वक्र का फर्मों द्वारा आशा की जाने वाली प्राप्त राशियों से होता है। जब तक AD वक्र AS वक्र से ऊपर रहता है तब तक रोजगार की मात्रा को बढ़ाना लाभप्रद होता है। AS वक्र व AD वक्र के कटान से संतुलन का बिंदु निर्धारित होता है। अतः M बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाता है जिस पर OP रोजगार की मात्रा होती है। लेकिन OP बिंदु पूर्ण रोजगार का बिंदु नहीं है। PP डैश श्रमिक अभी तक बेरोजगार हैं। यदि AD वक्र ऊपर की ओर खिसक कर AD डैश हो जाए तो AS वक्र व AD डैश वक्र को M1 बिंदु पर काटेगा जिससे OP1 श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकेगा, जिससे PP1 बेरोजगार श्रमिकों को भी काम पर लगाया जा सकेगा। इस प्रकार कीन्स के विवेचन में पूर्ण रोजगार से कम एवं पूर्ण रोजगार दोनों प्रकार की स्थितियां दर्शाई जा सकती है। समग्र मांग के बढ़ने से रोजगार में वृद्धि होती है। AS वक्र व AD डैश वक्र का M1 पर कटान एक अनुकूलतम स्थिति अर्थात ऑप्टिमम सिचुएशन को प्रकट करता है क्योंकि इस पर पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो M1 बिंदु है ये M1 प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु पूर्ण रोजगार की स्थिति को बताता है और ये हमारे लिए अनुकूलतम स्थिति है, ऑप्टिमम सिचुएशन है। लेकिन कीन्स इस संबंध में ये कहते हैं कि सामान्यतः अल्प रोजगार की स्थिति में भी संतुलन हो सकता है और जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है यह यदा कदा ही हम प्राप्त कर पाते हैं।